नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे क्लासेस में। मैं डॉक्टर शिल्पी जैन स्वागत करती हूँ आपका। और स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2020 मैराथन सीरीज। अभी जो 8 जनवरी को पेपर होने वाला है उसके रिगार्डिंग हम चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो सफलता के आर या पार सीरीज, इसमें 2020 क्वेश्चन की मैराथन रहेगी। हमारा पहला क्वेश्चन है, द एसएनएफ ऑफ स्टैंडर्ड मिल्क शुड बी एज फॉलोज। तो कितना होगा? एसएनएफ, एसएनएफ मतलब होता है सॉलिड नॉट फैट, मतलब ठोस रहित वसा। तो एक दूध, जो दूध होता है, दूध में एसएनएफ की मात्रा कितनी पाई जाती है? एक स्टैंडर्ड मात्रा कितनी पाई जाती है? आप लोग आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। एसएनएफ जो होता है उसे हम बोलते हैं ठोस रहित वसा। मतलब यदि हम दूध में से मक्खन और पानी को अलग कर दें तो जो पार्ट शेष बचता है उसे हम कहते हैं एसएनएफ। एसएनएफ की मात्रा गाय के दूध में होती है 8%, जबकि भैंस के दूध में यह मात्रा पाई जाती है 9%। तो इसका एक स्टैंडर्ड मान होता है, उसे हम, वो कितना होता है, इसका एक स्टैंडर्ड मान होता है और वो होता है, कितना होता है, उसका एक स्टैंडर्ड मान होता है और वो है 8.5%। 8.5% पाया जाता है। कितना? गाय के दूध में 8.5, सॉरी गाय के दूध में नहीं, मतलब एक दूध में नॉर्मली जनरली आमतौर पर अगर हम देखें तो एक स्टैंडर्ड मान जो एसएनएफ का होता है वो होता है 8.5%। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो एज, मतलब मानव भ्रूण की अवधि कितनी होती है? तो मानव भ्रूण की अवधि हम देखें तो 2 से 4 सप्ताह दिया हुआ है, 1 से 8 सप्ताह दिया हुआ है, 2 से 8 सप्ताह दिया हुआ है या 2 से 6 सप्ताह दिया हुआ है। तो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, कोई भी ह्यूमन एम्ब्रियो कितने सप्ताह में विकसित हो जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 2 से 8 सप्ताह, 2 से 8 वीक्स तक एक ह्यूमन एम्ब्रियो के विकास का टाइम होता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, लेवल ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ एजुकेबल मेंटली चैलेंज चाइल्ड इज, मतलब जो मेंटली चैलेंज चाइल्ड होते हैं उनका आईक्यू का लेवल कितना होता है? बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में। तो मेंटली चैलेंज चाइल्ड का आईक्यू का लेवल जो होता है वो होता है 75 से 100 के बीच में होता है। कितना होता है? 75 से 100 के बीच। बेंडिंग एंड कैरिंग रेस्पेक्टिवली बिलोंग टू विच काइंड ऑफ फोर्ट? बेंडिंग मतलब होता है झुकना और कैरिंग मतलब होता है ढोना, मतलब वजन को ढोना। तो ये क्रमशः किस प्रकार के इफोर्ट के प्रकार हैं? तो ये आप बताइए किस प्रकार के इफोर्ट के प्रकार हैं? पैडल एंड मेंटल, टॉर्सल एंड मैनुअल, मैनुअल एंड पैडल या पैडल एंड टॉर्सल। तो इनका रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः इनका जो किस प्रकार के ये इफोर्ट हैं ये आपको बताना है। तो किस प्रकार के इफोर्ट है ये? बेंडिंग होगा हमारा टॉर्सल, बेंडिंग क्या है हमारा? टॉर्सल। और कैरिंग क्या है हमारा? मैनुअल। तो इसका आंसर क्या होगा? टॉर्सल एंड मैनुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ असेसिंग द प्रोग्रेस ऑफ ए प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन प्रीडिटरमाइंड इंडिकेटर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोग्राम इज नोन एज। तो जब हम कोई कार्य को करते हैं या कोई हम काम करने जा रहे होते हैं तो सबसे पहले हम उस काम के लिए एक योजना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हम उस काम के से संबंधित एक योजना तैयार करते हैं और योजना तैयार करने के बाद हम उसे लागू करते हैं। लेकिन उसे लागू करने से पहले हम कुछ दिशा निर्देशों का क्या करते हैं? पालन करते हैं। तो वो जो दिशा निर्देश होते हैं, जो प्री डिटरमाइंड इंडिकेशन होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बताइए? उन्हें हम कहेंगे मॉनिटर। मतलब काम को लागू करना, मतलब संचालित करना क्या कहलाता है? मॉनिटरिंग कहलाता है। दिशा निर्देश देना और उसको सुचारू रूप से लागू करना के कैसे लागू किया जाता है? मॉनिटर करके ही उसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। एट लास्ट होता है इवेल्यूशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टेजेस। मतलब जब कोई बेबी होता है और वो अपनी भाषा में कुछ कहना चाहता है तो उसका सीक्वेंस क्या होगा? तो अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टेजेस क्या होगा? तो शुरुआती भाषा में एक बेबी क्या करता है? सबसे पहले तो
अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए रोना शुरू कर देता है। क्या करता है? रोना शुरू कर देता है, क्राइंग करता है। देन वो कूइंग की आवाज निकालता है। कूइंग के बाद वो बबलिंग स्टार्ट करता है। बबलिंग के बाद क्या आता है? गेस्चर, मतलब हाव भाव देता है। एट लास्ट गेस्चर के बाद उट्रेंस आता है। तो इसका राइट सीक्वेंस क्या होगा? 1 क्राइंग, कूइंग, बबलिंग, बबलिंग के बाद गेस्चर एंड गेस्चर के बाद एट लास्ट उट्रेंस होगा। The next question is the symptoms in kidney failure patient are, मतलब किसी पेशेंट में यदि किडनी फेल हो जाती है तो उसके कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं? आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। GFR 90 ml per minute, GFR 20 ml or less than per minute, पॉलीयूरिया या ओडेमा, पॉलीयूरिया और ओडेमा, तो कौन कौन से इसके प्रकार होंगे? तो इसका राइट आंसर होगा GFR 20 ml और लेस पर मिनट, ओलियूरिया एंड ओडेमा। अब समझ लेते हैं कि GFR क्या होता है। तो GFR होता है स्टूडेंट, GFR होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मतलब गुर्दे की छानने की दर। जब यहाँ 60 ml होती है, 60 ml पर मिनट होती है तो इसे अच्छा माना जाता है। लेकिन जब ये 60 ml से अधिक होती है या 90 ml होती है तो इसे बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है, मतलब आपका गुर्दा सही सलामत है। और जब यहाँ रेट 60 से कम हो जाती है यानी कि 20 ml, तो आपकी किडनी फेल हो जाती है, तो यानी कि आपका गुर्दा ठीक से काम नहीं कर रहा है 60 से कम होने पर। तो GFR जो होता है वो होता है गुर्दे के छानने की दर को हम GFR कहते हैं। अब जैसे गुर्दा ठीक से वर्क नहीं करता है तो शरीर में पानी का जमाव होने लगता है। पानी इकट्ठा होगा तो उससे क्या होगा? शरीर में सूजन आ जाती है, और सूजन को क्या कहेंगे? ओडेमा। सूजन क्या कहलाएगा? ओडेमा। ओडेमा और ओलिगुरिया, मतलब यूरिया का भी जमाव होने लगता है, यूरिक एसिड भी बढ़ने लगता है। तो ओलिगुरिया और GFR जो रेट है वो 20 ml से कम चली जाती है, 20 ml और 20 ml लेस, ओडेमा और ओलिगुरिया ये सिम्टम्स देखे जाते हैं। The next question is which of the following is not a stress fiber? स्ट्रेस फाइबर मतलब जिसमें लोच होती है, तो कौन सा ऐसा फाइबर जिसमें लोच नहीं होती है? तो पहले देखते हैं किसमें लोच होती है। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, आप लोग आंसर देते रहिए। इसका राइट आंसर है विस्कोस। लोच किसमें होती है? लोच पाई जाती है नियोप्रिन में, स्पेंडेक्स तंतु में और इलास्टिन में, इसमें लोच पाई जाती है। और लोच किसमें नहीं पाई जाती? तो विस्कोस में लोच नहीं पाई जाती है। इसमें मैचेस करना है डेफिशिएंसी डिसीज फ्रॉम देयर सिम्टम्स। तो रिकेट्स में क्या सिम्टम्स देखा जाता है? रिकेट्स क्या होता है पहले समझ लेते हैं। रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से देखा जाता है बच्चों में। इसमें बच्चों में जो बच्चों की टांगे होती हैं वो धनुषाकार हो जाती हैं, धनुष के आकार की दिखने लगती हैं, और उनमें कैल्शियम की कमी तथा विटामिन डी की कमी की वजह से वो धनुष के आकार की दिखती हैं। तो उनकी हड्डियां जो होती हैं बहुत कमजोर हो जाती हैं, बच्चा बहुत कमजोर हो जाता है। तो इसका सिम्टम्स क्या होगा? रिकेट्स का सिम्टम्स क्या होगा? काइफोसिस। फ्लोरोसिस क्या होता है? फ्लोरीन की कमी से जो बीमारी होती है उसे हम क्या कहते हैं? फ्लोरोसिस कहते हैं, और ये खराब पानी की वजह से भी हो जाती है। तो फ्लोरोसिस में क्या सिम्टम्स होता है? मोटर टीथ, मतलब दांतों में एक परत सी जम जाती है, मोटर टीथ हो जाते हैं। वेरी क्या होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है और उसमें पैरेस्थीसिया देखा जाता है। और पेलेग्रा जो होता है विटामिन B12 की कमी से होता है और इसमें डेलिरियम देखा जाता है। तो ये था हमारा करेक्ट मैच। The next question is question number 10. एलाइल आइसोथायोसाइनेट किसमें पाया जाता है? एलाइल आइसोथायोसाइनेट पाया जाता है, आप लोग भी मैच करते रहिए। एलाइल आइसोथायोसाइनेट पाया जाता है मस्टर्ड में। एलिन किसमें पाया जाता है? लहसुन में। एलिन कंपोनेंट है जो स्पाइसेस इसमें दिए हुए हैं, तो एलिन कंपोनेंट पाया जाता है गार्लिक में, लहसुन में। करक्यूमिन जो होता है वो होता है टर्मरिक, हल्दी में। और यूजिनॉल किसमें पाया जाता है? यूजिनॉल कंपोनेंट पाया जाता है लौंग में। तो इसका राइट सीक्वेंस होगा एलिल आइसोथायोसाइनेट मस्टर्ड, एलिन लहसुन, करक्यूमिन टर्मरिक और यूजिनॉल लौंग। क्वेश्चन नंबर 11 है which of the following are the types of human resources? कौन ह्यूमन रिसोर्सेज हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज कौन कौन से हैं आप लोग बताइए। तो ह्यूमन रिसोर्सेज है नॉलेज, एटीट्यूड एंड इंटेलिजेंस।
बैंक और सॉइल नहीं है। कौन कौन से? नॉलेज, एटीट्यूड और इंटेलिजेंस, मानव संसाधन है, मानव संसाधन के ये प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू रिमूव द ग्रीस स्टैंड। जब कपड़ों में ग्रीस के दाग धब्बे लग जाते हैं तो उन्हें हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो किसका प्रयोग करते हैं बताइए आप लोग। इसके लिए हम फुल अर्थ और बेंजीन को प्रयोग में लाते हैं, ग्लिसरीन और विनेगर को नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? फुल अर्थ एंड बेंजीन। और क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स हैव गुड रेजिलेंसी। कौन से तंतु में गुड रेजिलेंसी पावर पाया जाता है? आप लोग आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर है वूल और पॉलिस्टर। किसमें पाया जाता है? वूल और पॉलिस्टर में गुड रेजिलेंसी पावर पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया रेडियो फॉर ब्रॉडकास्टिंग वाज नेम्ड इन द ईयर। मतलब ऑल इंडिया रेडियो AIR किस सन में आया था, ब्रॉडकास्ट हुआ था? कौन से सन में आया था? आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। AIR was broadcasting in the 1936। 1936 कब आया था ये? 1936 में आया था, 1936। The next question is proteinuria is a major symptoms in the following disease। proteinuria is a major symptoms in the following disease। कौन सी डिसीज में पाया जाता है? ये रीनल डिसीज में पाया जाता है। गुर्दे से संबंधित बीमारी में प्रोटीन और यूरिया का जमाव शरीर में होने लगता है। जब किडनी ठीक से छाने का काम नहीं करती है तो यूरिया और प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, यूरिक एसिड और ये प्रोटीन की मात्रा देखी जाती है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर। तो फूड सेफ्टी FSAI एक्ट कब आया था? ये आया था 2006 में आया था। कब आया था? 2006 में। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर 2006। क्वेश्चन नंबर 17 is Government of India declared year 2018 as the national year of millets to promote millets for nutrition security and notified millets as। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2018 को राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया और इसको मिलेट्स को क्या कहते हैं? हम तृणधान्य भी कहते हैं। अब ये पूछा है कि इसमें और क्या इन्होंने नोटिफाइड किया मिलेट्स को, क्या नाम दिया है? तो इसको नाम दिया है, मिलेट्स को नाम दिया है न्यूट्रीसीरियल्स। क्या नाम दिया है? न्यूट्रीसीरियल्स, मतलब पोषण अनाज। क्या नाम दिया है? पोषण अनाज कहा जाता है, न्यूट्रीसीरियल्स। The next question is question number 18 which of the following fibers is used for foundation garment। तो गारमेंट के फाउंडेशन के लिए कौन से फाइबर का यूज किया जाता है? आप लोग बताइए कौन से फाइबर का यूज किया जाता है? तो स्पेंडेक्स जो तंतु होता है वो गारमेंट्स के फाउंडेशन में इस्तेमाल में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ फुलकारी। फुलकारी क्या है? तो फुलकारी जो होती है पंजाब की कढ़ाई कला है और इसमें फूलों की कढ़ाई की जाती है। किसमें की जाती है? दुपट्टे में, ओढ़नी में आदि में फुलकारी करके सजाया जाता है, फुलकारी कढ़ाई से सजाया जाता है दुपट्टे को, ओढ़नी को। तो इसके कौन कौन से प्रकार हैं इसमें ये पूछा है। कौन कौन से प्रकार हैं फुलकारी के? एक तो है चोक, दूसरा है तिलपात्रा और तीसरा है सैलू। चोक, तिलपात्रा और सैलू। फुलकारी के प्रकार कौन कौन से हैं? चोक, तिलपात्रा और सैलू। बैटन और भोजनी नहीं है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट विच मेथड इज यूज्ड फॉर रेसिपी एडजस्टमेंट। कौन सी मेथड का इस्तेमाल हम रेसिपी को एडजस्टमेंट में के लिए करते हैं? रेसिपी के एडजस्टमेंट के लिए आप लोग बताइए कौन सी मेथड है? तो परसेंटेज मेथड जो होती है उसका प्रयोग हम रेसिपी के एडजस्टमेंट के लिए करते हैं। तो ये था हमारा आज 2020 मैराथन सीरीज और सफलता के आर या पार ये सीरीज आपको पसंद आई होगी।
उम्मीद करती हूँ आपने आज बहुत कुछ सीखा होगा। आने वाले वीडियो में मैं आपके लिए फिर एक नई 2020 मैराथन लेकर आऊंगी। अभी यूजीसी नेट का 8 जनवरी को पेपर है, तो आप लोग भी तैयार रहिए और हम भी तैयार हैं। हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए जल्दी से जल्दी। और मैं आपको होम साइंस पढ़ाने वाली हूँ, यूजीसी नेट होम साइंस मैटर हूँ मैं आपकी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।